Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम क्लास 11 का अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले तो हम बीकॉम के या 12 का पढ़ा रहे थे। आज क्लास 11 का अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। उन बच्चों के लिए है जो 10 से अभी 11 में आए हैं। तो देखिए, क्लास 10 में आप जो पढ़े हैं, आर्ट्स का भी कुछ पोर्शन उसमें पढ़े हैं, साइंस का भी कुछ पढ़े हैं, कुछ बेसिक नॉलेज इसका है, लेकिन ये अकाउंट्स एकदम अलग है जो कि आप कभी पढ़े ही नहीं है। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका आपके पास कोई बेसिक नहीं है और आपका बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग आज अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अकाउंटेंसी है क्या। देखिए, बहुत पहले के समय में एक सिस्टम चलता था, आदिम समय में, बोलिए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। जैसे आपके पास कोई सामान है, मेरे पास कोई सामान है, तो आपस में हम लोग उसको बदलते थे मतलब एक्स्ट्रा मेरा पास जितना था वो आपको देते थे, आपसे आपका एक्स्ट्रा सामान ले लेते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगा कि जैसे जैसे संख्या बढ़ते गया, जनसंख्या बढ़ते गया, सिविलाइजेशन डेवलप होते गया, समस्या आने लगेगा कि ऐसा दो आदमी को मिल पाना ही मुश्किल हो गया कि जो आपस में माल को बदलने के लिए तैयार हो। मेजरमेंट का प्रॉब्लम आने लगा कि कितने सामान के बदले में कितना दिया जाए। सपोज़ कर लीजिए मेरे पास एक बकरी है और किसी के पास 10 किलो चावल है। हमको 10 किलो चावल लेके ये बकरी देना है। अगर पूरा बकरी या जानवर हम उसको दे देते हैं तो हम तो नुकसान में चले जाएंगे। तो हम क्या किए, बकरी को आधा काट दिया, आधा उसको दे दिया, आधा रख लिए, तो बकरी मर गई, यूटिलिटी ख़त्म हो गया। इस तरह का प्रॉब्लम था मेजरमेंट का। दूसरा था स्टोरिंग का। स्टोरिंग जैसे भी पैसा है तो हम लोग बैंक में जमा कर लेते हैं। उस टाइम सामान था तो सामान एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ये सारे समस्या को ख़त्म करने के लिए पैसा का आविष्कार हुआ, मनी आया, मुद्रा। तो जहाँ से मुद्रा है हम लोग समझते हैं अकाउंट्स वहीं से है। हालांकि ऐसा नहीं है, बार्टर सिस्टम के टाइम भी लेन देन होता था तो उस टाइम भी था, लेकिन जहाँ से पैसा का आविष्कार हुआ अकाउंट्स वहीं से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो अकाउंटेंसी में याद रखना दो चीज़ है ना। एक होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। इसमें से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग is an art of recording business transactions together with analysis, summarization, classification and interpretation of transaction। देखिए, तो हम क्या लिखे? बुक कीपिंग इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग सिर्फ हम लोग लिखते हैं। अकाउंटिंग में लिखने के साथ साथ उस ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसको डिटेल में जाते हैं। इसमें डिटेल में नहीं जाते, इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई का जरूरत नहीं है। क्लास 8 पास, 9 पास, 10 पास भी लिख सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशल पढ़ाई होता है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जानना होगा अकाउंटिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पैसा लेते हैं, ये मेरा बिजनेस है। लेकिन वही पढ़ाई अगर हम अपना घर में पढ़ाएंगे, अपना बेटी को पढ़ाएंगे, अपना बेटा को पढ़ाएंगे, तो क्या हमको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जो वो काम को रिकॉर्ड करना जो बिजनेस का है, तो एक ही काम कभी बिजनेस का होता है, कभी नॉन बिजनेस का होता है। तो ये पहचानना होगा कि कौन सा बिजनेस का है, कौन सा बिजनेस का नहीं है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड हम लोग करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला हो गया आइडेंटिफाई करना, दूसरा हो गया रिकॉर्डिंग, तीसरा होता है एनालिसिस,
विश्लेषण करना, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसका विश्लेषण करते हैं, किस में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, जो भी होगा उसका एनालाइज करना होगा। चौथा होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे बिजनेस करते हैं तो बहुत सारा चीज़ आता है, सबका अलग अलग ग्रुप पे बांट देना, सेल क्या है, परचेस क्या है, खर्च क्या है, इनकम क्या है, इसको क्लासीफाई करना। फिफ्थ हो गया समराइजेशन। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी टेक्स्ट बुक में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो बुक के लास्ट में समरी दिया रहता है। उस समरी का मतलब क्या होता है, उसका सारांश है कि हम क्या पढ़े, उसका छोटा सा जिस्ट दिया रहता है। तो उसी तरह जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, साल भर में इतना इतना मोटा मोटा खाता सब जमा हो जाएगा, तो सारा चीज़ तो हम याद नहीं रख सकते, तो उसको समरी निकालना पड़ेगा कि हम क्या किए, सारांश। और छठा हो गया इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं या बिजनेस अकाउंट्स बनाता है तो बिजनेस में बहुत सारा इंटरेस्टेड पार्टी रहता है, तो बिजनेस में क्या रिजल्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको इंटरप्रेट करना है, निकालना है और इंटरेस्टेड पार्टी के हाथ में सबमिट कर देना है। तो ये हो गया अकाउंट्स का 6 काम। तो सबसे पहला काम हम क्या बताएं, आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा बताया रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तीसरा बताया एनालिसिस, चौथा बताया क्लासिफिकेशन, पांचवा बताया समराइजेशन और छठा हो गया इंटरप्रिटेशन। अब देखिए लिखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन व्यापारिक लेन देन है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो भाग में बांटेंगे, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, कैश में, क्रेडिट में, ठीक है। बिजनेस में दो ट्रांजेक्शन होता है, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। चाहे ट्रांजेक्शन कैश का हो चाहे क्रेडिट का हो, दोनों को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का 2 सिस्टम होता है, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जैसे हम लोग छोटा मोटा राशन दुकान या कपड़ा दुकान वगैरह में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं लोग एक लाल रंग का खाता रखता है ना। जो भी लेन देन हम लोग करते हैं वो एक ही खाता में सबको लिखता है, चाहे हम जाए चाहे कोई जाए, किसी भी आदमी का लेन देन एक ही खाता में लिखता है। इन केस वो खाता भुला जाए या दुकान में चूहा होता है, चूहा ही काट दे, तो सारा हिसाब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह लिखता है। इसलिए इसको हम लोग इम्प्रॉपर सिस्टम बोलते हैं। ये सही प्रणाली नहीं है ना, इट्स एन इम्प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का सही सिस्टम नहीं है, या इसमें अगर हम अकाउंट्स की भाषा में बोलेंगे तो प्रॉफिट सही से हम लोग नहीं जान सकते। आप लोग जूनियर क्लास में इसे समझाने के लिए हम ऐसे समझा रहे हैं कि ये सही सिस्टम नहीं है, इसके अंदर हम प्रॉफिट को सही से डिस्क्लोज नहीं कर सकते। दूसरा हो गया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री में क्या होता है कि डबल एंट्री में बहुत सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, जैसे परचेस का अलग हो गया, सेल का अलग हो गया, ठीक है, या सेल रिटर्न का अलग हो गया। अलग अलग खातों में अलग अलग चीज़ लिखा जाता है। अगर किसी एक खाता से मिसप्लेस भी हो जाए तो दूसरे खाता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए डबल एंट्री को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री इज प्रॉपर सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये छोटे बिजनेस में चलता है, ये बड़ा बिजनेस में चलता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसका 2 साइड है डबल एंट्री का, इट हैज़ 2 साइड। एक होता है डेबिट, इसको छोटा करके डीआर लिखते हैं। दूसरा आता है क्रेडिट, इसको सीआर लिखते हैं। डेबिट को हम लोग बोलते हैं ड्यू फॉर दैट, और क्रेडिट होगा ड्यू टू दैट, ठीक है। जब तक हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक ये डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा। अकाउंट्स का 2 साइड, हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक लेन देन का हमेशा 2 साइड होगा, जिसको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। 2 साइड होगा, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, ठीक है। तो प्राइमरी एलिमेंट टू स्टार्ट अकाउंटिंग। देखिए जैसे हम लोग क्लास नर्सरी में या केजी में हम लोग एडमिशन लेते हैं, या 1 में जो भी हो, तो घर से क्या करते हैं, ABCD, काउंटिंग, अ क ख, ये सब सीख के जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब बेस है, उसको सीखे बिना स्कूल में जाएंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे।
तो अकाउंट्स में भी कुछ ऐसा चीज़ है जिसको सीखे बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है प्राइमरी एलिमेंट में? जर्नल, आगे बताएंगे हम, है ना। दूसरा हो गया लेजर, तीसरा हो गया ट्रायल बैलेंस, और चौथा होता है फाइनल अकाउंट। ये चार वो मेन होता है ना। पहला होता है जर्नल, दूसरा होता है लेजर, तीसरा होता है ट्रायल बैलेंस, चौथा होता है फाइनल अकाउंट। अगर हम जर्नल नहीं बनाएंगे तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ गलती करेंगे, ये गलती कैरी होकर यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जब चारों बन के तैयार होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीट सेट ऑफ अकाउंट। अब सबसे पहले देखिए क्या आया, सबसे पहला आया बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं जर्नल में, जर्नल को कन्वर्ट करते हैं लेजर में, लेजर को कन्वर्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, है ना, और ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर देते हैं फाइनल अकाउंट में। ठीक है, तो ये गोल घूम गया। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल, या इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। कोई आप अगर बच्चा से पूछे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो ये ड्रॉ करके दिखाना होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कन्वर्टेड इनटू जर्नल, जर्नल कन्वर्ट इनटू लेजर, लेजर कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस कन्वर्टेड इनटू फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो लेजर है, इस लेजर में क्या क्या आता है, इसमें कुछ हम लिख देते हैं, जैसे परचेज बुक आता है, सेल्स बुक आता है ना, ऐसा बहुत सारा आता है, परचेज रिटर्न बुक आता है, सेल्स रिटर्न बुक आता है, इस तरह का बिल रिसीवेबल बुक आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या समझा है कि प्राइमरी एलिमेंट क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। तो पहला आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम कन्वर्ट करते जर्नल में, जर्नल को कन्वर्ट करते लेजर में, लेजर को ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस को फाइनल अकाउंट में। तो एक गोल घूम गया, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, देखो जर्नल है ना, पहला हम लोग पढ़ेंगे जर्नल। जर्नल क्या होता है, देखिए डायरी हम लोग देखेंगे, डायरी का काम क्या होता है, डायरी में क्या होता है, डेट, डेज, मंथ दिया जाता है ना। इस देने का कारण क्या होता है कि जिस डेट को जो काम किए उसको उसी डेट में लिखना है। डायरी का ही पर्पस होता है। हम लोग डायरी को मल्टीपल यूज में कर देते हैं, अलग अलग काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं है, डायरी उसीलिए निकाला गया है कि डेज वाइज उसमें एंट्री कीजिए। तो जर्नल भी बिजनेस का एक्चुअल डायरी है, डे वाइज एंट्री करना, जिस दिन जो काम किए उसको उसी दिन लिखना क्या है, जर्नल है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जर्नल इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग business transaction in chronological और सीरियल ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार के प्रत्येक लेन देन को उसके समय एवं डेट वाइज सीरियली लिखना क्या है, जर्नल है। जैसे सुबह 8 बजे दुकान खुले, रात को 8 बजे दुकान बंद किए, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जैसे सब बिजनेस का ट्रांजेक्शन किए हैं उसको लिखते जाना क्या है, जर्नल है। ये अपना पर्सनल काम नहीं लिखना, जैसे हम खाना खाने के लिए 1 घंटा बैठ गए तो उसको नहीं रिकॉर्ड करना है, बिजनेस का काम को रिकॉर्ड करना क्या है, जर्नल है। ठीक है, अब जर्नल के लिए हम अकाउंट्स को क्या करेंगे, जर्नल के लिए अकाउंट्स को ये 2 भाग में बांट देंगे। एक हो गया पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नेम ऑफ द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन considered एज पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमको किसी व्यक्ति अथवा संस्था के नाम का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। जैसे राम अकाउंट, राम कौन एक पर्सन है। हम बोले मोहन अकाउंट, मोहन कौन एक पर्सन है। हम बोले स्कूल, स्कूल क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम बोले बैंक, बैंक क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिससे हमें किसी व्यक्ति अथवा संस्था का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का एक रूल होता है, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर
एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का एक रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पाया वो डेबिट, जो दिया वो क्रेडिट। सपोज कीजिए कोई हमको 500 रुपया दिया तो हम पाए, हम गए डेबिट, और जो दिया उसका नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। इसका बाद आता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो एक्सेप्ट नेम ऑफ पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और रिलेटेड टू द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, known as all used in business considered as impersonal account। हम क्या समझाएं कि व्यक्ति अथवा संस्था छोड़कर, या व्यक्ति संस्था से रिलेटेड कुछ है तो उसको छोड़कर बाकी जो भी आएगा उसको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग किसी पर्सन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। कैश, रेंट, इस तरह का कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का दो भाग होता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो क्या बताया फिर एक बार समझ लेते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। एक्सेप्ट नेम ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के बाकी जो भी आएगा उसको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, रेंट हो गया। इम्पर्सनल अकाउंट का दो भाग है, रियल अकाउंट, एक हो गया नॉमिनल। रियल मतलब हो गया वास्तविक, नॉमिनल हो गया अवास्तविक। रियल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट क्या होता है, व्यापार में प्रयोग होने वाले वो सारे संपत्ति, एसेट्स, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पैसा से वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, all the assets used in business which can be seen, can be felt and can be measured in term of money considered as real account। ठीक है। तो हम क्या लिखे, ऑल द एसेट्स यूज इन बिजनेस विच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, कैन बी फेल्ड, जिसको अनुभव कर सकते हैं, एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसको पैसा से या मुद्रा से हम लोग मेज़र कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे हो गया बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको भी दिखता है, हमको भी दिखता है। हम बिल्डिंग का बोलेंगे 25 लाख, आप बोलेगा 50 लाख, अंतर इतना ही आएगा, दाम में अंतर आएगा, लेकिन समझ में आएगा कि बिल्डिंग है, इसका एक वैल्यू है। जैसे कार हो गया, ठीक है, उस तरह से बनी मशीन हो गया। तो ये सारा चीज़ को हम लोग देख भी सकते हैं, आप वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक रूल होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो मेरे पास आया वो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो मेरे पास से चला गया वो क्रेडिट। ये उसका नियम, क्या नियम लिखे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सपोज कीजिए कि ये पेन मेरा है, अब इसको हम 10 रुपये में बेच देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, रुपया आएगा, पैसा आएगा। दैट मीन पैसा हो गया डेबिट, क्या चला गया, पेन, पेन हो जाएगा क्रेडिट, माने जो आया वो डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट। और दूसरा हम लिखे थे नॉमिनल अकाउंट, या नॉमिनल मतलब अवास्तविक। तो अवास्तविक मतलब यहाँ भूत प्रेत नहीं है, अवास्तविक मतलब होता है कि व्यापार में ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है जिसको हम देख नहीं सकते परंतु होता है, और जिसको हम पैसा से पेमेंट करते हैं। जैसे बिजनेस का खर्चा हो गया, बिजनेस का इनकम हो गया, जिसको हम अपना आँख से देखते नहीं, उसका नाम होता है लेकिन पैसा से आता है। जैसे हम कहीं से आए गए तो बोले हम भाड़ा दिए, तो भाड़ा हम कैसे देते, पैसा से देते, टोकरी में उठा कर भाड़ा तो देते नहीं है, क्योंकि भाड़ा का कोई रूप नहीं होता है। कैसे बोलेंगे हमको सैलरी मिला, सैलरी कैसे मिला, कैश में मिला, कोई सामान तो नहीं है जो टोकरी में या झोला में मिल जाएगा। तो ऐसे बिजनेस का बहुत सारा खर्चा है, इनकम है, जिसको हम देख नहीं सकते परंतु पैसा से मेजर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो ऑल द expenses and incomes of the business which have
नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, but can be measured in term of money, considered as nominal account। व्यापार में होने वाले आय व्यय जिसको हम अपना आँख से देख नहीं सकते हैं पर पैसा से पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, है ना, ये सब हो गया नॉमिनल। इसका भी एक रूल है। क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट में सब खर्चा और लॉस को लिखते हैं, क्रेडिट में सब इनकम और प्रॉफिट को लिखते हैं। तो हम क्या बताएं? 3 नियम, एक पर्सनल, एक बताएं रियल, एक बताएं नॉमिनल। तीनों रूल लिखे। ये जो तीनों रूल लिखे इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। अगर हमसे कोई पूछेगा कि अकाउंट्स पढ़े हो, गोल्डन रूल क्या है, तो बताना होगा पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ये अकाउंट्स का ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। अभी मॉडर्न अप्रोच अलग है जो हम आगे बता रहे हैं। अभी हम बताएंगे मॉडर्न अप्रोच, है ना, मॉडर्न अप्रोच, है ना, या इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। ठीक है, ये आप इससे पढ़ेंगे। या इसको अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड बोलते हैं। सबसे पहले जानना होगा कि अकाउंट्स का काम कहाँ होता है। अकाउंट्स का काम होता है बिजनेस में। कैसे बिजनेस में होता है? जैसे मानिए हम नौकरी करते कहीं पर, हमको सैलरी मिलता है, तो क्या होगा, महीना भर हम काम किए, सैलरी मिला, लाए घर पे, जो खर्च हुआ कर दिया अपना, जो बचा अपना बैंक में जमा कर दिए, मेरा इतना ही काम है। लेकिन जो बिज़नेस करता है उसको 10 जन से लेना है, 5 जन को देना है, हर तरह का ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। तो बिज़नेस में अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है। अब बिज़नेस क्या है? साधारण भाषा में घर से पैसा लगाकर, कैपिटल इन्वेस्ट कर कर कोई ऐसा लीगल काम करे जिसमें सेल परचेज हो या सर्विस हो और हम प्रॉफिट कमा सकें, वही बिज़नेस हो गया। मान लीजिए हम 10 लाख रुपया लगाएं, एक कपड़ा दुकान खोल के बैठ गए, तो इलीगल काम है, बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन हम 10 लाख रुपया लगाया, 2 को बंदूक खरीद ले और डकैती करने लगेंगे, तो ये बिज़नेस नहीं ना होगा, क्योंकि इलीगल हो गया। तो बिज़नेस मस्ट बी लीगल। अब दूसरी बात, जब हम बिज़नेस करेंगे, जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो हमको जानना होगा बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों अलग एंटिटी है। कैसे अलग एंटिटी है? जैसे हम लोगों को कपड़ा खरीदने का मन करता है या राशन लाने का मन करता है, हम लोग क्या बोलते हैं, चलो बिग बाज़ार में ले लेंगे। तो मालिक का नाम बिग बाज़ार थोड़ा है, उस किसका नाम है? डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम बिग बाज़ार है। या कपड़ा खरीदने का मन करता है तो किसी स्टोर का, किसी क्लॉथ हाउस का नाम लेते हैं कि उस जगह में जाकर खरीदेंगे। उसका मालिक को हम नहीं पहचानते, हम किसको पहचानते हैं? दुकान को। तो अकाउंट्स ही बोलता है कि हम यहाँ जो काम कर रहे हैं इन फेवर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं कर रहे। बिजनेसमैन अपना काम खुद कर सकता है, अपना एंट्री खुद कर सकता है। यहाँ जो भी एंट्री होगा उसको हम लोग किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए, माने बिजनेस के फेवर में हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, है ना। तो बिजनेस जब हम करेंगे तो बिजनेस का 2 साइड निकालेंगे समझने के लिए इस मेथड को। एक होता है लाइबिलिटीज, एक होता है एसेट। ये लाइबिलिटी क्या है? जो हमको दूसरे को लौटाना है या चुकाना है, वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। मान लीजिए किसी से हम 10,000 रुपये उधार ले लेते हैं, तो आज 10,000 रुपये उधार ले लिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को चुकाना पड़ेगा। तो हर वो चीज़ जो दूसरे को लौटाना पड़ता है या चुकाना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। तो यहाँ लिखेंगे ऑल दोज विच आर रिफंडेबल, all those which are refundable or repayable to others called as liability। जो हमको दूसरे को लौटाना है या चुकाना है वो क्या होता है? लाइबिलिटी। किसी से उधार ले चुकाएंगे ना तो लाइबिलिटी है। एसेट्स क्या है? which are sources of income or which can be
converted into cash in future called as assets। हर वो चीज़ जिससे हमको इनकम जनरेट हो सकता है या जिसको भविष्य में हम कैश में बदल सकते हैं या जो भविष्य में हमको लाभ दे सकता है उसको हम एसेट बोलते हैं। सपोज़ कीजिए मेरा एक मकान है, उस मकान को हम अगर चाहे तो रेंट पे लगा सकते हैं तो मेरे लिए इनकम होगा, इनकम जनरेट होगा। या हम माइथन छोड़ के चले जाते हैं तो उस मकान को क्या करेंगे, बेच देंगे तो भी पैसा आ जाएगा। तो हर वो चीज़ जो मेरा इनकम जनरेट करने में साथ दे या जिसको हम भविष्य में बेच के कैश ला सकते हैं उसको हम बोलते हैं एसेट्स। सबसे अच्छा एसेट क्या होता है, कैश, नगद पैसा। दूसरा होता है बैंक बैलेंस, अगर बैंक में पैसा है तो भी मेरे लिए एसेट हो गया, है ना। तीसरा हो गया लैंड, अगर ज़मीन है तो भी मेरे लिए बहुत बढ़िया एसेट है। चौथा हो गया मशीनरी। पांचवा हो गया बिल्डिंग। छठा हो गया फर्नीचर, कुछ नाम हम लिख रहे हैं। और सातवां हो गया डेटर्स। अब ये डेटर्स क्या है ना। देखिए डेटर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमको ये मान के चलना है कि हम सब चीज़ नगद में नहीं कर सकते, हमको उधार देना ही पड़ेगा। तो हर वो आदमी जिसको बिजनेस उधार देता है या जिससे बिजनेस पैसा पाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स, है ना। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू द पर्सन्स एंड organization or amount due from the persons and organization known as debtors for the business। और इट्स एन एसेट, ये क्या होता है, एसेट होता है। हम क्या लिखे डेटा के बारे में कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोई भी आदमी या संस्था जिसको हम उधार माल बेचते हैं या किसी भी आदमी या संस्था जिससे हम पैसा पाते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स। और डेटर्स बिजनेस में क्या आता है, एसेट होता है ना। अब हम लाइबिलिटी में देखेंगे, सबसे बड़ा लाइबिलिटी होता है कैपिटल, पूंजी। दूसरा आता है लोन, ऋण। और तीसरा होता है क्रेडिटर। तो उधार हम लिखे डेटर, इधर लिखे क्रेडिटर। ये क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन और अमाउंट ड्यू टू पर्सन्स or organization known as creditors of the business। It's a liability। तो हम क्या समझाएं, क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, जो किसी भी आदमी से या संस्था से हम उधार में माल खरीदते हैं या कोई भी आदमी या संस्था जो हमसे पैसा पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होता है, बिजनेस का लाइबिलिटी। तो दो चीज़ बताए, एक बताए डेटर्स, एक और क्रेडिटर्स। साधारण भाषा में जिससे हम पैसा पाएंगे वो डेटर, और जो हमसे पाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। स्टॉप कर दें। अब हम लिखेंगे रूल्स फॉर जर्नल, है ना। जो जर्नल हम पढ़ाएंगे उसका रूल क्या है, तो इसमें हम 4 सेट लिखेंगे। सेट 1, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कोई भी एसेट बनेगा उसको डेबिट करना है। डिक्रीज इन एसेट्स, कोई भी एसेट घटेगा उसको क्रेडिट करना है। ये हो गया सेट 1, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। सेट 2, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट। हो गया सेट 2। सेट 3, all expenses and losses debit, all incomes
and profits credit. Set 4, increase in capital credit, decrease in capital डेबिट। ये 4 सेट हमको जर्नल के लिए याद रखना है। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। रियल नॉमिनल पर्सनल जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, उसमें जर्नल करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन क्या अकाउंट है। इसमें सीधा सीधे हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग आज यहीं तक कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जो हम हैं इस जर्नल करके समझाएंगे, जर्नल कैसे होता है, क्यों होता है, किस कारण से हो रहा है। हम लोग ये चारों सेट पर डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिए, नेक्स्ट वीडियो को देखिए और समझिए। आज जो पढ़ा है उसको ठीक से स्टडी कीजिए, ठीक से समझिए, ताकि नेक्स्ट क्लास को आप और अच्छा से समझ सकें। ठीक है। यदि मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।